क्या कभी एक चेहरा आपको उस अतीत में खींच सकता है जिसे आप सालों पहले दफन कर चुके हैं? क्या एक अनजान की आंखों में आपको अपनी सबसे बड़ी प्रेम कहानी दिख सकती है? आज की कहानी डॉक्टर मीरा की है, जिसकी एक रात की ड्यूटी उसे एक ऐसी शादी में ले जाती है जहां चमक दमक और दौलत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह भावनाओं, रहस्यों और किस्मत के उस अजीब खेल का सफर है जो हमें यकीन दिलाता है कि सच कितना भी गहरा क्यों न दबा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। डॉक्टर मीरा शर्मा मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में एक समर्पित इमरजेंसी डॉक्टर थी। उसकी जिंदगी मरीजों, सायरन की आवाजों और कभी न खत्म होने वाली शिफ्टों के इर्द गिर्द घूमती थी। काम के बाद अंधेरी में उसका छोटा सा फ्लैट और उसकी बिल्ली मोती ही उसकी दुनिया थे। वह अकेली थी, पर उसे इसकी आदत हो गई थी। सालों पहले उसकी जिंदगी में देव नाम का एक तूफान आया था। एक ऐसा प्यार जो जुनून से भरा था, लेकिन देव के गुस्सैल स्वभाव और मीरा के माता पिता की नामंजूरी की भेंट चढ़ गया। देव और उसकी मां शहर छोड़कर चले गए और मीरा के दिल में एक खालीपन छोड़ गए। दूसरी तरफ ईशान वर्मा मुंबई के एक बड़े मिठाई कारोबारी का इकलौता बेटा था। उसकी जिंदगी हमेशा से सजी संवरी और आरामदायक रही। उसका रिश्ता शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून विक्रम सिंह राठौर की बेटी शनाया से तय हुआ था। यह रिश्ता प्यार से ज्यादा दो व्यापारिक साम्राज्यों का मिलन था। ईशान को लगता था कि यही उसकी तकदीर है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अतीत का एक साया उसकी आदर्श रूप से सजी हुई जिंदगी पर पड़ने वाला था। मुंबई की उमस भरी रात में एम्बुलेंस का सायरन खामोशी को चीर रहा था। डॉक्टर मीरा शर्मा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। शिफ्ट खत्म होने में बस 2 घंटे बाकी थे। डिस्पैचर की आवाज क्रैक हुई। टीम 4, तुरंत निकलो। होटल ग्रैंड इंपीरियल जोहू। एक वीआईपी शादी में कोई मेहमान बेहोश हो गया है। मीरा ने गहरी सांस ली। आलीशान होटलों के कॉल उसे कभी पसंद नहीं थे। शराब, ड्रामा और अमीर लोगों के नखरे। उसकी नर्स सुनीता ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, लगता है आज रात भी चैन से नहीं कटेगी। ड्राइवर रमेश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए शीशे से मीरा को देखा। मैडम, तैयार हो जाइए, बड़े लोगों की पार्टी है, मतलब बड़ा तमाशा। मीरा ने अपना मेडिकल किट चेक किया। उसका ध्यान सिर्फ आने वाले मरीज पर था। उसे क्या पता था कि ये कॉल सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं, बल्कि उसके दफन हो चुके अतीत का बुलावा था। सायरन की तेज आवाज के साथ उनकी एम्बुलेंस शहर की जगमगाती सड़कों पर दौड़ पड़ी, एक ऐसी मंजिल की ओर जहां किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। होटल ग्रैंड इंपीरियल के गेट पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। करोड़ों की गाड़ियां वो लाइन में लगी थीं और हर तरफ चकाचौंध थी। दरबान ने उनकी पुरानी एम्बुलेंस को ऐसे देखा जैसे कोई एलियन उतर आया हो। रमेश ने आत्मविश्वास से कहा, इमरजेंसी है, रास्ता दो। अंदर का नजारा किसी बॉलीवुड फिल्म के सेट जैसा था। विशाल बॉलरूम को ऑर्किड और क्रिस्टल से सजाया गया था। हवा में महंगे इत्र और मसालों की खुशबू घुली हुई थी। सैकड़ों मेहमान डिजाइनर लहंगों और शेरवानियों में सजे बॉलीवुड के तेज संगीत पर झूम रहे थे। यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि ताकत और दौलत का खुला प्रदर्शन था। मीरा और सुनीता अपने साधारण यूनिफॉर्म में उस भीड़ में बिल्कुल अलग थलग लग रहे थे। एक वेटर उन्हें उस कोने की तरफ ले गया जहां कुछ लोग एक सोफे पर लेटे हुए आदमी को घेरे हुए थे। उस आदमी का चेहरा पसीने से तर था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उस पूरी भीड़ में सिर्फ वही एक हकीकत थी, बाकी सब दिखावा लग रहा था। मीरा ने भीड़ को चीरते हुए मरीज तक पहुंची। रास्ता दीजिए प्लीज, मैं डॉक्टर हूं। आदमी की उम्र लगभग 50 के करीब होगी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और गले से घरघराहट की आवाज आ रही थी। ये एनाफिलेक्टिक शॉक का क्लासिक मामला था। शायद किसी खाने की चीज से गंभीर एलर्जी हुई थी। मीरा ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया।
सुनीता, एड्रेनालाइन का इंजेक्शन तैयार करो, जल्दी। उसने मरीज का कॉलर ढीला किया और उसकी नब्ज जांची। आसपास खड़े लोग घबराई हुई आवाज में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उसने प्रॉन्स खाए थे, तो कोई कह रहा था कि शायद काजू कतली में कुछ था। मीरा का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उसने कुशलता से इंजेक्शन लगाया और मरीज को ऑक्सीजन मास्क पहनाया। कुछ ही पलों में मरीज की सांसें नियमित होने लगीं और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उस शोर शराबे और संगीत के बीच मीरा ने एक और जिंदगी बचा ली थी। यह उसके लिए रोज का काम था, लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाला था। मरीज की हालत स्थिर होते ही एक रौबदार आवाज गूंजी। शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरे दोस्त की जान बचाई। मीरा ने मुड़कर देखा। सामने एक ऊंचे कद का सफेद शेरवानी पहने आदमी खड़ा था। वो दुल्हन का पिता विक्रम सिंह राठौर था, शहर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मीरा की तरफ बढ़ाई। ये आपकी मेहनत के लिए एक छोटा सा तोहफा है। मीरा ने शालीनता से हाथ पीछे कर लिए। माफ कीजिए सर, ये हमारा फर्ज है, हम पैसे नहीं ले सकते। विक्रम राठौर को शायद ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने जबरदस्ती पैसे सुनीता की जेब में डालने की कोशिश की, जैसे अपनी दौलत का प्रदर्शन कर रहा हो। इसी खींचतान के बीच मीरा की नजरें मंच की तरफ गईं, जहां दूल्हा दुल्हन खड़े थे। और फिर एक पल के लिए जैसे दुनिया थमसी गई। दूल्हे का चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, वो देव था। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जैसे वह बाहर आ जाएगा। मीरा अपनी जगह पर जम सी गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। मंच पर खड़ा वो शख्स बिल्कुल देव जैसा था। वही घुंघराले बाल, वही तीखी नाक, वही होंठ जिन पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। क्या यह महज एक धोखा था? क्या इतने सालों बाद उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था? नहीं, कोई इंसान किसी का हमशक्ल हो सकता है, लेकिन इतना हूबहू, यह नामुमकिन था। उसके पैरों ने खुद ब खुद मंच की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सुनीता ने उसे रोकने की कोशिश की। मीरा, क्या हुआ? चलो यहां से। लेकिन मीरा कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। वह किसी सम्मोहन में चलती जा रही थी। हर कदम के साथ उसके अतीत की तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही थीं। देव के साथ बिताया हर पल, हर हंसी, हर वादा। वह दूल्हे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दुल्हन शनाया उसे अजीब नजरों से देख रही थी। मेहमानों की कानाफूसी शुरू हो गई थी। पर मीरा को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस एक सवाल का जवाब चाहिए था। मीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, देव। दूल्हे ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी विनम्र उलझन थी। माफ कीजिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम ईशान है। उसकी आवाज शांत और सधी हुई थी, देव की तरह जोशीली और बेबाक नहीं। लेकिन चेहरा, वो चेहरा तो देव का ही था। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नहीं, तुम देव हो, देव कुमार। ये मैं हूं, मीरा। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? उसकी आवाज में दर्द और हैरानी थी। दूल्हे यानी ईशान के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आई। देखिए, मैं आपको नहीं जानता। आप जरूर किसी और की बात कर रही हैं। दुल्हन शनाया ने अपना मुंह बना लिया। डैड, देखिए ना, यह औरत कौन है? ये हमारी शादी का दिन खराब कर रही है। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट अब ऊंची आवाजों में बदल चुकी थी। हर कोई उस अजीब डॉक्टर को देख रहा था, जो दूल्हे को कोई और बता रही थी। इससे पहले कि मीरा कुछ और कहती, विक्रम राठौर तूफान की तरह उनके पास पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। यह क्या बदतमीजी है? उसने अपनी भारी आवाज में कहा। मेरे दामाद ने कहा ना कि वो तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर तमाशा करने की? उसकी आवाज में ऐसी धमकी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन अंकल, मैं सच कह रही हूं, इसका नाम देव है। हम मीरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। विक्रम राठौर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इस औरत को यहां से बाहर निकालो, अभी। दो हट्टे कट्टे गार्ड्स मीरा की तरफ बढ़े।
मीरा को अपनी जिंदगी में इतना अपमानित कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे ऐसे घसीटा जा रहा था जैसे वो कोई अपराधी हो। मेहमानों की आंखें उस पर टिकी थीं। कुछ में हैरानी थी, कुछ में मजाक। उस एक पल में वह एक डॉक्टर से एक तमाशा बन गई थी। रमेश और सुनीता दौड़कर आए। रमेश ने गार्ड्स से कहा, छोड़ दीजिए, हम ले जा रहे हैं। गलती हो गई मैडम से। एम्बुलेंस में वापसी का सफर खामोशी में बीता। सायरन बंद था और शहर का शोर भी जैसे कहीं गुम हो गया था। मीरा खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपमान की आग उसके अंदर जल रही थी। रमेश ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मीरा जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत बड़े लोग हैं। अगर उन्होंने शिकायत कर दी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। उसकी आवाज में डांट नहीं, बल्कि चिंता थी। सुनीता ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं रमेश भाई, शायद मीरा से सच में कोई भूल हो गई होगी। लेकिन मीरा जानती थी कि यह भूल नहीं थी, वो चेहरा देव का ही था। तो फिर उसने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया? क्या वो अपनी नई अमीर जिंदगी में अपने गरीब अतीत को भूल जाना चाहता था? क्या उनका प्यार उसके लिए इतना बेमायने था? इन सवालों ने उसके दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। घर पहुंचने तक उसके आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक ठंडी दर्द भरी खामोशी ने ले ली थी। अपने छोटे से फ्लैट का दरवाजा खोलते ही मीरा की बिल्ली मोती उसके पैरों से लिपट गई। शायद वही एक थी जिसे मीरा के पद या उसकी हैसियत से कोई मतलब नहीं था। मीरा ने उसे गोद में उठाया और सोफे पर बैठ गई। घर की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। आज रात जो कुछ हुआ वो एक बुरे सपने जैसा था। उसने अलमारी से एक पुराना एल्बम निकाला। धूल भरी तस्वीरों में उसका अतीत मुस्कुरा रहा था। एक तस्वीर पर उसकी नजरें टिक गईं। वो और देव गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े थे। देव ने उसे पीछे से पकड़ रखा था और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। वो दिन कितने अलग थे। जिंदगी में कोई चिंता नहीं थी, बस प्यार और सपने थे। देव की माँ सरला आंटी उसके माता पिता के छोटे से क्लिनिक में नर्स थीं। देव अक्सर अपनी माँ को लेने आता था और वहीं उनकी पहली मुलाकात हुई थी। देव की आंखों में एक शरारत थी, एक ऐसी कशिश जिसने मीरा को पहली नजर में ही अपनी ओर खींच लिया था। मीरा तस्वीरों के पन्ने पलटती रही और यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। देव कोई अमीर लड़का नहीं था। वो एक पुरानी मोटरसाइकिल चलाता था और दोस्तों के साथ गिटार बजाकर गलियों में घूमता था। लेकिन उसका दिल सोने का था। वो मीरा को अपनी मिश्री कहता था, क्योंकि उसे लगता था कि मीरा की मुस्कान में वैसी ही मिठास है। वो लोग मरीन ड्राइव पर घंटों बैठकर लहरों को देखते थे, भविष्य के सपने बुनते थे। देव कहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा और मीरा को दुनिया की हर खुशी देगा। मीरा को उसकी बातों पर यकीन था। उसे देव के पैसों से नहीं, बल्कि उसकी रूह से प्यार था। उनके रिश्ते में एक जुनून था, एक आग थी जो शायद ही किसी के नसीब में होती है। लेकिन उसी आग ने एक दिन सब कुछ जलाकर राख कर दिया। देव बहुत पॉसेसिव था और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। मीरा के परिवार को भी उनका रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि देव जैसा लड़का उनकी पढ़ी लिखी बेटी के लायक नहीं है। एल्बम के आखिरी पन्ने पर वो तस्वीर थी जिसके बाद कोई और तस्वीर नहीं थी। यह मीरा के कॉलेज के फेस्ट की थी। एक छोटी सी बात पर उनकी बड़ी लड़ाई हो गई थी। मीरा अपने एक क्लासमेट के साथ डांस कर रही थी और देव ने यह देखकर गलत समझ लिया। उसने सबके सामने इतना तमाशा किया, इतनी कड़वी बातें कहीं कि मीरा का दिल टूट गया। उसका अपमान उसके दोस्तों के सामने उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस बार मीरा ने उसे माफ नहीं किया। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। कुछ हफ्तों बाद मीरा को पता चला कि देव और सरला आंटी शहर छोड़कर चले गए हैं। कहाँ गए किसी को नहीं पता था और बस उनकी प्रेम कहानी वहीं खत्म हो गई। सालों तक मीरा ने उस दर्द को अपने दिल में दबाए रखा। उसने खुद को काम में डुबो दिया, ये सोचकर कि शायद व्यस्तता उस खालीपन को भर देगी। लेकिन आज रात उस दूल्हे को देखकर वो सारे घाव फिर से हरे हो गए थे। क्या वो सच में देव था या फिर यह सिर्फ एक क्रूर मजाक था?
पूरी रात मीरा सो नहीं सकी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो ईशान वर्मा कौन है और वो देव जैसा क्यों दिखता है। सुबह होते होते उसने एक फैसला किया, वो इस राज की तह तक जाकर रहेगी। यह सिर्फ उसके टूटे हुए दिल का सवाल नहीं था, यह उसकी इज्जत का सवाल था। उसे पागल और झूठा साबित किया गया था और वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने इंटरनेट पर उस शादी के बारे में खोजना शुरू किया। कई न्यूज वेबसाइट्स ने शादी ऑफ द ईयर के नाम से खबरें छापी थीं। उसे दूल्हे का पूरा नाम मिला, ईशान वर्मा, वर्मा स्वीट्स के मालिक का बेटा। वर्मा स्वीट्स शहर की सबसे पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकानों में से एक थी। यह जानकारी देव के अतीत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। देव के परिवार का मिठाई के कारोबार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये पहेली और भी उलझती जा रही थी। मीरा ने तय किया कि वो ईशान वर्मा से दोबारा मिलेगी, लेकिन इस बार किसी शादी में नहीं, बल्कि अकेले में, जहां कोई तमाशा बनाने वाला न हो। अगले दिन मीरा ने अस्पताल से छुट्टी ली और वर्मा स्वीट्स के हेड ऑफिस पहुंच गई, जो शहर के एक पॉश इलाके में था। उसने एक ग्राहक होने का नाटक किया और किसी तरह ईशान वर्मा से मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया। जब वह उसके आलीशान केबिन में दाखिल हुई, तो ईशान उसे देखकर चौंक गया। आप आप यहां क्या कर रही हैं? उसकी आवाज में हैरानी और थोड़ी नाराजगी थी। मीरा ने शांति से वो पुरानी तस्वीरें उसके सामने टेबल पर रख दी। मैं यहां आपको परेशान करने नहीं आई हूं। मैं बस ये चाहती हूं कि आप इन तस्वीरों को देखें और मुझे बताएं कि यह क्या है। ईशान ने झिझकते हुए तस्वीरें उठाईं। जैसे जैसे वो तस्वीरें देखता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसका आत्मविश्वास, उसकी शांति, सब गायब हो रही थी। तस्वीरों में मौजूद लड़का हूबहू उसी की शक्ल का था। ये कोई मामूली हमशक्ल नहीं था, ये आईने में अपनी ही छवि देखने जैसा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, यह ये कौन है? मीरा ने गहरी सांस ली और उसे देव के बारे में सब कुछ बताया। उनकी मुलाकात, उनका प्यार और देव की मां सरला आंटी, जो एक नर्स थीं। जैसे ही मीरा ने नर्स शब्द का इस्तेमाल किया, ईशान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने कहा, यह बहुत अजीब है। मेरे माता पिता का मेडिकल प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं और मेरे पिता अपना बिजनेस संभालते हैं। ईशान अब गहरी सोच में पड़ गया था। मीरा की आंखों में जो सच्चाई थी, उसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती थीं। उसने मीरा से कहा, देखिए, मैं अभी भी नहीं जानता कि यह सब क्या है, लेकिन मैं पता लगाऊंगा। मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? मैं वादा करता हूं, मैं आपको कॉल करूंगा। मीरा ने उसे अपना नंबर दिया। जब वह ऑफिस से बाहर निकली, तो पहली बार उसे लगा कि शायद वो पागल नहीं है। इस कहानी में जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है और अब ईशान भी उस राज का हिस्सा बन चुका था। उस रात वर्मा मेंशन में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। ईशान ने अपने माता पिता अविनाश और वैशाली वर्मा को लिविंग रूम में बिठाया और वो तस्वीरें उनके सामने रख दी। यह कौन है? उसने सीधे सवाल किया। तस्वीरों को देखते ही वैशाली का चेहरा सफेद पड़ गया। अविनाश ने गहरी सांस ली, जैसे वो इस पल का सालों से इंतजार कर रहे हों। वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगे। काफी देर की खामोशी के बाद अविनाश ने बोलना शुरू किया। बेटा, एक सच है जो हमने तुमसे हमेशा छिपाया, और फिर उन्होंने वो राज खोला जो उनके दिलों पर बोझ बना हुआ था। तुम अकेले पैदा नहीं हुए थे ईशान, तुम्हारा एक जुड़वा भाई भी था। यह सुनकर ईशान को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसका एक जुड़वा भाई? ये कैसे हो सकता है? उसे आज तक क्यों नहीं बताया गया? वैशाली ने रोते हुए कहानी आगे बढ़ाई। जिस रात तुम दोनों पैदा हुए, उसी रात अस्पताल में आग लग गई थी। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। नर्सें बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जा रही थीं। जब सब कुछ शांत हुआ, तो हमें सिर्फ तुम मिले। तुम्हारा भाई, वो कहीं नहीं मिला। हमें बताया गया कि शायद वो आग में बच नहीं सका। ये कहानी सुनकर ईशान स्तब्ध रह गया।
उसके माता पिता ने उसे इस दुख से बचाने के लिए यह सच हमेशा छिपाए रखा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका दूसरा बेटा जिंदा हो सकता है। ईशान ने मीरा की बताई बात को जोड़ा। देव की मां एक नर्स थी। क्या यह महज एक इत्तेफाका था, या फिर उस रात की अफरा तफरी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? ईशान को अब यकीन हो गया था कि तस्वीरों वाला लड़का देव कोई और नहीं, बल्कि उसका खोया हुआ जुड़वां भाई है, और अब उसे हर हाल में उसे ढूंढना था। ईशान ने तुरंत मीरा को फोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। फोन पर दूसरी तरफ मीरा भी यह सुनकर सन्न रह गई। देव और ईशान जुड़वां भाई हैं। यह पहेली अब और भी ज्यादा उलझ गई थी, लेकिन कम से कम अब एक दिशा तो मिली थी। ईशान ने कहा, मीरा, हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना होगा। वो मेरा भाई है, और तुम्हारा तुम्हारा अतीत। हमारे पास अब एक ही मकसद है। उनकी दुश्मनी अब एक अजीब से गठबंधन में बदल गई थी। अगले ही दिन ईशान ने शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट जासूसों में से एक मिस्टर डिसूजा को काम पर लगाया। उन्होंने डिसूजा को सारी जानकारी दी, देव का नाम, उसकी मां सरला का नाम, और यह तथ्य कि वो कुछ साल पहले किसी दूसरे शहर चले गए थे। डिसूजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द कुछ पता लगाकर देंगे। अब बस इंतजार करना था, और यह इंतजार दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। जासूस की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए दिन हफ्तों में बदलने लगे। इस दौरान ईशान और उसकी नई नवेली पत्नी शनाया के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। शनाया को पार्टियों, शॉपिंग और सोशल मीडिया के अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर देर रात तक अपनी दोस्तों के साथ बाहर रहती और ईशान के भावनात्मक तूफान से पूरी तरह बेखबर थी। एक रात ईशान ने उससे अपने जुड़वां भाई के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन शनाया ने उबासी लेते हुए कहा, ओह, कितना सैड है। चलो, इन सब बातों को छोड़ो और बताओ कि मेरे नए डायमंड नेकलेस के लिए कौन सा गाउन अच्छा लगेगा। उस पल ईशान को एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक खोखला समझौता है। वो एक ऐसी लड़की के साथ फंस गया था जो उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं सकती थी। उसे मीरा का ख्याल आया, जो एक अजनबी होते हुए भी उसके दर्द को समझ रही थी। लगभग 2 हफ्तों के बाद जासूस डिसूजा का फोन आया। मेरे पास कुछ खबर है, आप दोनों मेरे ऑफिस आ जाइए। ईशान ने मीरा को फोन किया और वे दोनों एक साथ डिसूजा के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी थी। डिसूजा के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, जो एक बुरे संकेत की तरह लग रहा था। उसने एक फाइल खोली और बोलना शुरू किया। सरला कुमार और उनके बेटे देव कुमार के बारे में पता चल गया है। वो लोग पुणे में रह रहे थे। यह सुनकर मीरा और ईशान की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन डिसूजा ने जो अगली बात कही, उसने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन देव कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मीरा की दुनिया जैसे रुक सी गई। ईशान अपनी कुर्सी पर पत्थर की तरह जम गया। उसका भाई, जिसे वो कभी मिला भी नहीं, अब कभी मिल भी नहीं पाएगा। डिसूजा ने बताया कि लगभग 1 साल पहले एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में देव और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो गई थी। देव हमेशा से रफ्तार का शौकीन था, और उसी शौकत ने उसकी जान ले ली। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका देव, उसका पहला प्यार, अब कभी वापस नहीं आएगा। इतने सालों का इंतजार, वो सारी नफरत, वो सारा प्यार, सब कुछ एक पल में बेमानी हो गया था। ईशान को एक ऐसे भाई के लिए दुख हो रहा था जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। एक रिश्ता जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उसे अपने माता पिता के बारे में सोचकर दुख हुआ, जो इतने सालों तक इस उम्मीद में जीते रहे कि उनका बेटा शायद मर चुका है, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि वो जिंदा था, तो ये खबर उन्हें तोड़ देगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डिसूजा ने कहा, एक और बात है। देव की एक बेटी भी थी। उसका नाम परी है। वो अब 3 साल की है और इस वक्त पुणे के एक अनाथालय में है। देव की एक बेटी है। यह खबर मीरा के लिए एक शॉक की तरह थी, लेकिन इस दुख के अंधेरे में यह एक छोटी सी रोशनी की किरण भी थी।
देव चला गया, लेकिन अपनी एक निशानी छोड़ गया। अगले कुछ दिन मीरा ने दुख में गुजारे, लेकिन फिर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे उस बच्ची से मिलना था। उसे देखना था कि देव की बेटी कैसी दिखती है। उसने अस्पताल से फिर छुट्टी ली, कुछ खिलौने और मिठाइयां खरीदी और पुणे के लिए ट्रेन पकड़ ली। बाल शांति आश्रम शहर के बाहरी इलाके में एक साफ सुथरी लेकिन उदास सी जगह थी। अनाथालय की वार्डन एक सख्त मिजाज की महिला थी, लेकिन मीरा की कहानी सुनकर वो उसे बच्ची से मिलाने के लिए तैयार हो गई। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो देव की बेटी का सामना कैसे करेगी? वो उससे क्या कहेगी? वार्डन एक छोटी सी दुबली पतली बच्ची को लेकर आई। उसके बाल घुंघराले थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल देव जैसी थीं। उस बच्ची को देखते ही मीरा को लगा जैसे समय रुक गया हो। यह देव का ही अक्स था, एक मासूम छोटा सा रूप। बच्ची थोड़ी डरी हुई लग रही थी। मीरा धीरे से उसके पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। हेलो, मेरा नाम मीरा है। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही। फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी मीरा ने कल्पना भी नहीं की थी। बच्ची ने धीरे से अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, मीरा के गाल को छुआ और कांपती हुई आवाज में एक शब्द कहा, मां। उस एक शब्द ने मीरा के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने बच्ची को कसकर गले लगा लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो इस बच्ची को यहां छोड़कर नहीं जा सकती। यह देव की अमानत थी और अब उसकी जिम्मेदारी भी। मीरा ने परी को गोद लेने का फैसला कर लिया, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कानूनी कार्यवाही, कागजात और अनगिनत सवाल जवाब। मीरा अकेली थी और भारत में एक सिंगल महिला के लिए बच्चा गोद लेना बहुत मुश्किल था। हफ्तों तक वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। वो लगभग हार मान चुकी थी। एक रात उसने हताश होकर ईशान को फोन किया और उसे सारी स्थिति बताई। ईशान, जो खुद अपने भाई को खोने के दुख से गुजर रहा था, अपनी भतीजी की खबर सुनकर चुप नहीं रह सका। उसने कहा, मीरा, तुम चिंता मत करो। परी मेरी भतीजी है। मैं उसे उस अनाथालय में नहीं रहने दूंगा। मैं कुछ करता हूं। ईशान ने अपने परिवार के रुतबे और विक्रम राठौर के संपर्कों का इस्तेमाल किया। जो काम महीनों में नहीं हो रहा था, वो कुछ ही दिनों में हो गया। सारे कागजात तैयार हो गए और परी को गोद लेने की इजाजत मिल गई। जिस दिन मीरा परी को घर लेकर आई, वो उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। उसका सूना घर एक छोटी सी बच्ची की खिलखिलाहट से गूंज उठा। परी को एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मीरा के प्यार और सब्र ने उसे जल्द ही अपना बना लिया। ईशान अक्सर परी से मिलने आता। वो अपनी भतीजी के लिए खिलौने और चॉकलेट लाता। परी उसे पापा कहकर बुलाती, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल देव जैसी थी। ईशान और मीरा का रिश्ता अब एक नई शक्ल ले रहा था। वे दोनों परी के लिए एक परिवार की तरह बन गए थे। इस बीच ईशान और शनाया का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। शनाया को ईशान का परी से मिलना और एक मिडिल क्लास डॉक्टर के घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बीच रोज झगड़े होने लगे। आखिरकार एक दिन ईशान ने फैसला कर लिया। उसने शनाया से कहा कि वो तलाकत चाहता है। तलाक की बात सुनते ही शनाया और उसके पिता विक्रम राठौर आग बबूला हो गए। विक्रम ने ईशान को बर्बाद करने की धमकी दी, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने हार नहीं मानी। वो एक ऐसी जिंदगी से आजाद होना चाहता था जिसमें कोई प्यार और सम्मान नहीं था। काफी हंगामे और मुश्किलों के बाद आखिरकार उनका तलाकत हो गया। जिस दिन तलाक के कागजात पर दस्तखत हुए, उस शाम ईशान अपना सूटकेस लेकर सीधा मीरा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ईशान को देखकर मीरा हैरान रह गई। ईशान ने थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ कहा, मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूं मीरा। क्या मैं और मेरी भतीजी कुछ दिन तुम्हारे यहां रह सकते हैं? मीरा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर एक तरफ हो गई और उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। उस रात उस छोटे से घर में एक नए परिवार ने जन्म लिया। समय बीतता गया। मीरा, ईशान और परी
एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। ईशान ने परी को अपने पिता का नाम दिया और मीरा ने उसे अपनी माँ का प्यार। उनका घर हमेशा हंसी और खुशियों से भरा रहता था। ईशान को मीरा की सादगी और उसके दयालु स्वभाव से प्यार हो गया था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी महंगी पार्टियों और डिजाइनर कपड़ों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की परवाह करने और साथ रहने में है। एक शाम जब परी सो रही थी, ईशान ने मीरा का हाथ थामा और कहा, मीरा, मेरे भाई ने तुम्हें अपनी मिश्री कहा था, वो सही था। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी कड़वी जिंदगी में मिठास घोल दी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाँ कह दिया। उनकी शादी बहुत सादगी से हुई, जिसमें सिर्फ उनके करीबी लोग शामिल थे। यह दो टूटे हुए दिलों का मिलन था, जिन्हें किस्मत ने एक दूसरे के लिए ही बनाया था। शादी के 1 साल बाद मीरा को पता चला कि वो गर्भवती है। यह खबर उनके लिए एक चमत्कार की तरह थी। सालों तक मीरा को लगता था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ईशान ने हर पल उसका साथ दिया। वो उसका एक पल के लिए भी हाथ नहीं छोड़ता था। 9 महीने बाद उनके घर एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ, एक प्यारा सा बेटा। उन्होंने उसका नाम देव रखने का फैसला किया, अपने उस भाई और प्यार की याद में, जिसने अनजाने में ही उन दोनों को मिला दिया था। परी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश थी। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। मीरा अक्सर सोचती थी कि जिंदगी कितनी अजीब है। उसने जो खोया था, किस्मत ने उसे उससे कहीं ज्यादा लौटा दिया था। एक दिन ईशान अपने पूरे परिवार के साथ उसी मरीन ड्राइव पर बैठा था, जहां सालों पहले मीरा और देव बैठा करते थे। परी और छोटा देव रेत में खेल रहे थे। मीरा ईशान के कंधे पर सर रखे लहरों को देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी, जो ट्रैफिक में फंसी हुई थी। अंदर विक्रम सिंह राठौर बैठे थे, बिल्कुल अकेले। उनके चेहरे पर वही घमंड था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी और अकेलापन था। उसने ईशान और उसके हंसते खेलते परिवार को देखा, और एक पल के लिए उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। उसने मुंह फेर लिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। मीरा समझ गई थी कि असली दौलत क्या होती है। यह पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाला परिवार होता है। उसने ईशान का हाथ कसकर पकड़ लिया, अपने आज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जिंदगी का सफर जारी रहता है। मीरा को आखिरकार वो खुशी मिली जिसकी वो हकदार थी। ईशान को एक ऐसा प्यार मिला जिसने उसकी जिंदगी को मायने दिए, और परी को एक पूरा परिवार मिला। देव इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका प्यार और उसकी निशानी हमेशा उनके साथ थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी हमसे कुछ छीन लेती है, तो सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें कुछ बेहतर दे सके। ये विश्वास की, सब्र की और दूसरी मौके की कहानी है। ये साबित करती है कि अगर आपका दिल साफ है और इरादे नेक हैं, तो किस्मत भी आपके सामने झुक जाती है। मीरा और ईशान ने अपने अतीत के दर्द को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसा भविष्य बनाया जो प्यार और खुशियों से भरा था। मीरा ने एक डॉक्टर के रूप में अपनी नौकरी जारी रखी। लोगों की जान बचाना अब भी उसका जुनून था। लेकिन अब वो हर रात एक गर्मजोशी से भरे घर लौटती थी, जहां उसके पति और बच्चे उसका इंतजार करते थे। ईशान ने अपने परिवार के मिठाई के कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन अब उसके लिए सबसे बड़ी सफलता उसका परिवार था। उन्होंने सरला आंटी, देव की मां की भी तलाश की, लेकिन पता चला कि कुछ साल पहले उनकी भी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने देव और उसकी पत्नी की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वादा किया कि वो परी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उनकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, और दौलत की चमक के आगे इंसानियत की सादगी हमेशा जीतती है। उनका छोटा सा घर किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि उसकी नींव प्यार, विश्वास और सम्मान पर रखी गई थी। इस कहानी का अंत एक चौंकाने वाले सच के साथ होता है। देव और ईशान सिर्फ हमशक्ल नहीं,
बल्कि बिछड़े हुए जुड़वां भाई थे। एक अस्पताल की आग ने उन्हें जन्म के समय अलग कर दिया था। मीरा का प्यार इतना सच्चा था कि उसने अनजाने में ही इन दोनों भाइयों को फिर से जोड़ दिया, भले ही एक की मौत के बाद। अंत में मीरा को न सिर्फ उसका खोया हुआ प्यार एक नए रूप में वापस मिला, बल्कि उसे एक बेटी और एक बेटे का सुख भी मिला। विक्रम राठौर अपनी दौलत और घमंड के साथ अकेला रह गया, यह समझते हुए कि उसने अपनी बेटी को सब कुछ दिया सिवाय सही परवरिश के। और ईशान ने सीखा कि असली परिवार वो नहीं होता जिसमें आप पैदा होते हैं, बल्कि वो होता है जिसे आप प्यार और सम्मान से बनाते हैं। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको मीरा, ईशान और देव में से किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि किस्मत पहले से लिखी होती है या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।